हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सर्जन ब्लॉग्स। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम के बारे में, इंग्वाइनल हर्निया। टू बिगिन विद हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे हर्निया कहते किसको हैं। मैं आपको एक सिंपल भाषा में आपको स्किन से लेके एब्डोमेन तक के स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूँगा। इसको बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में नहीं समझाऊंगा, मैं जितना आसानी से इसको समझाया जा सकता है उसको समझाने की कोशिश करूँ। बेसिकली जो स्किन से लेके एब्डोमेन अंदर, मतलब जहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन्स रहते हैं, उसके सारे लेयर्स में आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारा बाहर में रहता है स्किन। स्किन के बाद में एक फैट की लेयर आती है जिसको हम लोग सबक्यूटेनियस फैट की लेयर कहते हैं, जो कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कितना थिक रहेगा कितना थिन रहेगा। उसके बाद में बेसिकली एक आम भाषा में बताया जाए तो एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स भरे हुए रहते हैं। उसके जस्ट नीचे मसल रहता है और उसके अंदर में जाके एक पूरी थैली जैसी चीज़ है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स पैक रहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रेक्टस शीथ। ये जो लाल दिखने वाली चीज़ें हैं ये अपनी मसल्स, ठीक है। तो बेसिकली जब ये जो थैली में बेसिकली जब गैप बन जाता है रेक्टस शीथ में, जबकि आपका गैप प्रोड्यूस हो जाता है, तब इस गैप को हम लोग हर्निया कहते हैं। इस गैप के बनने के कारण क्या होता है, अंदर के जो कंटेंट्स है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे इंटेस्टाइन्स बाहर आने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इंटेस्टाइन के लूप इस गैप के थ्रू स्किन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये एक बल्ज की तरह प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग हर्निया कहते हैं। ये हर्निया भी अलग अलग जगह पे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। डिफरेंट हर्नियाज के डिफरेंट नाम होते हैं बेसिकली। अगर ये इंग्वाइनल रीजन में रहता है तो इसे इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। ये अगर फिमोरल रीजन में तो इसको फिमोरल हर्निया कहते हैं। अम्बिलिकस मतलब कि अपने नाभि से निकलता है उसे अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। नाभि के ऊपर में प्रेजेंट रहता है तो इसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। अगर किसी प्रीवियस ऑपरेटेड साइट से निकलता है, मतलब पहले किसी कहीं जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, रेक्टस शीथ को बंद किया गया है, किसी वजह से उस रेक्टस शीथ में गैप प्रोड्यूस हो गया तो उसे इंसिशनल हर्निया कहा जाता है। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया हो गए, बट आज के इस ब्लॉग में हम लोग मेनली कंसर्न करने वाले हैं इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। तो बेसिकली इंग्वाइनल हर्निया टोटली बोला जाए तो दो तरीके के होते हैं। इसमें से एक होता है डायरेक्ट वेराइटी, एक होता है इनडायरेक्ट वेराइटी। ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये आपको शो कर रहा है इनडायरेक्ट वेराइटी ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, ये सारे वही लेयर्स है जो बताया गया है। बेसिकली इंग्वाइनल रीजन में मेल्स में खासकर जो हमारा एब्डोमेन के साथ कनेक्टेड रहता है टेस्टिस। टेस्टिस मतलब जो अपने अंडकोश के अंदर जो अपने आंड रहते हैं बेसिकली, तो वो एब्डोमेन से निकल के नीचे जाके थैली में जाके रहता है। फीमेल में अलग तरीके की चीज़ होती है, उस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मेल्स में ये अंडकोश ऐसे नीचे आके आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कनेक्शन बना हुआ रहता है। वो उम्र के साथ ये जब बचपन में ही ऑलमोस्ट लाइक ये कनेक्शन बंद हो जाता है, बट किसी कारण से अगर ये कनेक्शन वापस से खुल जाए तो आंत इसी रास्ते से नीचे आना चालू कर देती है। तो इसको कहा जाता है एक इनडायरेक्ट वेराइटी ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें जो ये अंडकोश की तरफ आने वाला रास्ता ये पूरी तरीके से बंद है, बट यहाँ की जो मसल लेयर है, ये जो आप देख सकते हैं ये मसल लेयर है, ये मसल लेयर है, ये वीक हो गई है। उसकी वजह से क्या हो गया, ये पीछे हट गया और यहाँ की वजह से जो आंत का बल्ज है ये बेसिकली बाहर की तरफ आ रहा है। ये एक डायरेक्ट वेराइटी ऑफ इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं इसको। जो इनडायरेक्ट वेराइटी ऑफ इंग्वाइनल हर्निया ये बेसिकली यंग लोग में मिलता है और इसका मोस्टली जो कारण होता है हैवी वेट लिफ्टिंग्स। बेसिकली या तो हैवी वेट लिफ्टिंग इसका कारण रहता है या तो कारण रहता है कॉन्जेनाइटल, मतलब जो बचपन से जो ये रास्ता बंद होना चाहिए था ये कभी पूरी तरीके से रास्ता बंद ही नहीं हुआ था। ये बेसिकली यंग लोगों में पाया जाता है। हेवी वेट लिफ्टर्स मतलब जो कि जिम वगैरह में जाते हैं उनमें काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। या तो फिर कंजेनाइटली प्रॉब्लम रहता है, मतलब बचपन से ये हर्निया था किसी ने नोटिस नहीं किया और इस तरीके से ये रहता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो डायरेक्ट वैरायटी है ये बेसिकली मसल की वीकनेस की वजह से बल्ज क्रिएट होता है। ये जनरली ओल्ड एज में पाया जाता है और जनरली इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की रेट काफ़ी कम रहते हैं। वहीं कॉम्प्लिकेशन की रेट अगर इससे इनडायरेक्ट वैरायटी से माना जाए तो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अभी ट्रीटमेंट में जाने से हम लोग बात कर लेते हैं पहले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में।
नॉर्मली हम लोग को समझ में आ गया कि लाइक बेसिकली इंटेस्टाइन्स किसी गैप के थ्रू बाहर आ जा रही है। तो इनडायरेक्ट वेराइटी में क्या होता है, उसमें लाइक चांसेस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन जिसको हम लोग कहते हैं। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब है आम भाषा में बताया जाए तो गला दबा देने के जैसा। तो ये जो आंतें जो निकल कर आती है बाहर, इनका आप देख सकते हैं नेक, ये जो रीजन होता है नेक, मतलब जहाँ से आते बाहर निकलना चालू होती है, कितना नैरो है इसमें। मैं अगर आप देख सकते हैं तो इसमें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो इनका नेक है, मतलब जहाँ से इंटेस्टाइन नीचे आना चालू हो, ये कंपेरेटिवली देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 गुना ज़्यादा बड़े रहते हैं। तो हम लोग से देख सकते हैं कि ये जो नेक रीजन है काफ़ी कंस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब बहुत ही सिकड़ा हुआ रहता है। तो इनडायरेक्ट वैरायटी में चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है कि ये सिकड़े हुए एरिया में ये एक तरीके से इंटेस्टाइन का आंतों का गला घोट देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, और ये अल्टीमेटली जो वहाँ पे फंसा हुआ जो बॉबल लूप रहता है उसको ये मार सकता है। बेसिकली उसको स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन बोल सकते हैं और सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं जो कि इनडायरेक्ट वैरायटी में पाया जाता है। डायरेक्ट वैरायटी में स्ट्रैंगुलेशन के होने के चांसेस काफ़ी रेयर होते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट चाहे डायरेक्ट वैरायटी हो इनडायरेक्ट वैरायटी हो, आज के समय में दोनों का ट्रीटमेंट सेम रहता है। सर्जिकल रिपेयर ही एक ऑप्शन रहता है। हम लोग इसमें मैश का यूज़ करते हैं, इसलिए सर्जरी को हम लोग बोलते हैं मैश प्लास्टी। बेसिकली सर्जरी का फंडा यही है कि हम लोग जो एक तरीके से जो गैप बनता है अपने रेक्टस शीथ में बोलेंगे, या तो फिर जो गैप बनता है हमारे ये जो बेसिकली यहाँ से जो आंत को वापस भेज देना है, और ये जो गैप यहाँ पे बन रहा है इसको प्लग कर देना है हम लोग को एक मैश से। तो आम भाषा में बताया जाए तो ये दीवार है, दीवार में एक छेद है, इस दीवार के छेद को हम लोग मैश से, जो कि हमारा नायलॉन मैश रहता है, उसको नायलॉन मैश से उसको कवर कर दिया जाता है। अर्ली 1980s और 1990s में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैरायटी के लिए सर्जिकल ऑप्शन जो है वो अलग अलग रहते थे। बट अभी 20th सेंचुरी में चाहे किसी भी वैरायटी का इंग्वाइनल हर्निया में, दोनों का स्टैंडर्ड जो रिपेयर है वो मैश प्लास्टी ही है। अभी के ज़माने में मैश प्लास्टी को 2 तरीके से किया जाता है। एक अपना ओपन मेथड है जो कि एक इंग्वाइनल रीजन में इंसिजन लेके किया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा कट लिया जाता है अराउंड 3 to 5 सेंटीमीटर का, और उस तरीके से इसको कट करके ओपन तरीके से किया जाता है। दूसरा तरीका जो अभी काफ़ी अच्छे से और काफ़ी प्रचलित है, जो हम लोग है लैप्रोस्कोपिकली भी किया जाता है। कंपेयर टू ओपन प्रोसीजर, लैप प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है एंड रिक्वायर्स हायर स्किल्स टू ऑपरेट लैप्रोस्कोपिकली। दोनों में सर्जिकल टाइम ओपन प्रोसीजर में अराउंड 40 to 50 मिनट्स का सर्जिकल टाइम रहता है, वहीं लैप में सर्जिकल टाइम रहता है ऑलमोस्ट 2 आवर्स। तो ये तो इंग्वाइनल हर्निया के ट्रीटमेंट के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट हम लोग को, या फिर पोस्ट सर्जरी हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। 0 to 6 मंथ्स में, मतलब इनिशियल जो ऑपरेशन के बाद का जो इनिशियल पीरियड रहता है, इसमें हम लोग को वेट उठाना एकदम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चांसेस ऑफ रिकरेंस का मतलब होता है ये हड्डियाँ वापस होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम लोग ने इनिशियल वेट पीरियड में वेट वापस से उठाना चालू किया, अगर हमको वेट उठाना भी पड़ रहा है तो इट हैज़ टू बी लेस देन 3 kg। ऑल्दो कोई स्टैंडर्ड कहीं पे वेट मेंशन नहीं है, बट जो हम लोग प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, इट इज़ लाइक हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि इनिशियल 6 मंथ्स में 3 kg से ज़्यादा हैवी वेट ना उठाएं, क्योंकि चांसेस ऑफ रिकरेंस रहते हैं। जी, ये सेम अप्लाई होता है जिम वाले जो जाने वाले बंदों में, या फिर जिस तरीके के भी इनिशियल पीरियड में वेट लिफ्टिंग हमको नहीं करना है। यही एकमात्र सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो कि हमको पोस्ट ऑप पीरियड में लेना है, ताकि हम जो चांसेस ऑफ रिकरेंस है उसको हम लोग काफ़ी डिक्रीज कर सकें। तो ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इसी तरह सर्जरी से रिलेटेड बाकी सारे डिसीज़ और इससे संबंधित सर्जरीज़ के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।